Hello students, a warm welcome once again to all of you. And what exactly we are going to discuss in this particular video of mesostudy.com. So today's topic is kinetic theory of gases. It's a very interesting and important chapter of your class 11th. Well, I should say कि ये क्लास 11th के लिए नहीं बल्कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं इससे, मिनिमम 2 क्वेश्चन. ठीक है, तो अगर मुझे पता है कि एक छोटे से चैप्टर में मतलब एक जस्ट लाइक हाफ एन आवर का प्रिवीजन करो एंड श्योरली यू आर गोइंग टू गेट एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस, तो इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट तो कोई है ही नहीं. ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत सीरियसली लेंगे. सीरियसली मतलब परेशान होकर नहीं लेना है, बट जस्ट टू कंसीडर कि हाँ इसे हमें अपनी ग्रिप में रखना है. सो इट्स पार्ट ऑफ योर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, और मटेरियल प्रॉपर्टीज जो थी उन्हीं के सीक्वेंस में हम इसको कंसीडर करेंगे. So once again, this is going to be the discussion of initially 5 questions. I don't want to make the video very long because that is not going to create lot of interest in your mind. So 25 minutes, 30 minutes more than enough. ठीक है? So let's start this discussion and here comes your question number 1. एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैंने वैसे तो फॉलो करने की कोशिश की है एक स्पेसिफिक पैटर्न, बट कई बारी मैं चेंज भी करूंगा और एग्जाम में आप लोग एक्चुअल एग्जाम में इंस्ट्रक्शंस जरूर ध्यान से पढ़ेंगे. ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है और दूसरा, उन दोनों के लिए कहा गया है कि केवल एक ऑप्शन करेक्ट है आउट ऑफ दीज 4 गिवन ऑप्शंस. ठीक है, चलिए क्वेश्चन है अ सैंपल ऑफ आइडियल गैस. ठीक, गामा इज इक्वल टू दिस मच. जब हम क्वेश्चन को रीड करें, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कितने क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए और सॉल्व कर दिए, इंपॉर्टेंट ये है हाउ मच यू आर लर्निंग. फाइन, तो क्वेश्चन को पढ़ने के टाइम पे अगर मान लीजिए गामा इज इक्वल टू 1.4 है तो मुझे रियलाइज हो जाना चाहिए कि ये डाई एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक है. तो एक बार क्विकली अच्छा 1.3, 1.4, 1.6 ऐसे करके थोड़ा सा ध्यान रखना है. ठीक है, अच्छा यहां से अगर गामा की वैल्यू गिवन है तो अगर जरूरी हुआ तो हम लोग इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पता लगा सकते हैं. एक चीज इससे और ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको एक कैलकुलेशन का टिप दे रहा हूं. अगर गामा लिखा हुआ है 1.4, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में हो सकता है, तो इसको अगर आप चाहो तो 3/2 भी लिख सकते हो. सपोज कहीं क्वेश्चन ऐसा आया कि पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, तो वहां अगर आप ये कर दोगे 3/2 तो शायद कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी. आपने सिर्फ एक छोटा सा अजम्पशन किया हुआ है. सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. अच्छा, एक कांस्टेंट प्रेशर पे हम इसको हीट दे रहे हैं. ठीक है, प्रेशर नहीं बढ़ने का क्या मतलब है वो विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है. अगर if an amount of 100 joule heat is supplied to the gas during this process, तो वर्क डन बाय द गैस कितना होगा. तो एक चीज तो कंफर्म हो रही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से कि P जो है वो कांस्टेंट है. अच्छा, तो मेरा मन कर रहा है एक फॉर्मूला लिखने का. एक तो सीधा सीधा मैं लगाता हूं, ये सब छुप रहा है, छुपने दीजिए, क्वेश्चन आपको पता है. dq इज इक्वल टू du प्लस dw. करते क्यों हैं हम ये, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं. ठीक, और मैं बार बार ये फॉर्मूले लिख के प्रैक्टिस कर रहा हूं. सो इन द एग्जामिनेशन हॉल दिस इज गोइंग टू बी सो सिंपल फॉर मी. अच्छा, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, देन tds इज इक्वल टू म्यू cv डेल्टा t प्लस pdv. कांस्टेंट प्रेशर है, उसका कोई रिलेशन इसमें आएगा नहीं, तो सेकंड वाली रिलेशन को यूज करना. इतनी सारी चीजें एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपके दिमाग में अपने आप आ जाएंगी. तो जब आप घर पे प्रैक्टिस करें या स्कूल में प्रैक्टिस करें तो जो फॉर्मूले इससे जुड़े आपको याद आ रहे हैं उन्हें एक बार लिख जरूर लीजिए. राइट नाउ यू हैव टाइम. ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन पे 10 मिनट भी कंज्यूम कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, बट इन एग्जामिनेशन हॉल यू शुड बी वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड. ठीक, चलिए इसको अगर मैंने लिख लिया तो यहां से मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, म्यू सीवी डेल्टा टी. अब देखिए गामा गिवन है तो उससे मैं चाहूं तो सीवी निकाल सकता हूं. ठीक है, प्लस पीडीवी. क्या कहीं पे कांस्टेंट प्रेशर के लिए कुछ मुझे मिला ना? आई एम विदाउट द टर्म ऑफ कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, तो जरा सोचिए, क्या मुझे PV इज इक्वल टू म्यू RT की हेल्प नहीं लेनी चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव से?
पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू म्यू आर डी टी। तो यहां से अब आप सोचो वी डी पी जीरो हो गया, पी डी वी इज इक्वल टू म्यू आर डी टी, यानी कि अब यहां पे इस रिलेशन के लिए मैं यूज कर सकता हूं म्यू आर डी टी। ठीक है, तो इतना सब कुछ करके अगर मैं कई बार कर लेता हूं तो अगर ऐसा क्वेश्चन मुझे मिलता है क्विकली आई कैन अश्यूम दिस। फाइन, चलिए एक्चुअल क्वेश्चन पे अब चलते हैं। बेसिक फॉर्मूला हम लोग यही यूज करेंगे और टारगेट कहीं ना कहीं हमारा W पता लगाने का है। क्वेश्चन इधर रहने दीजिए, हम लोग इस तरफ इसका सॉल्यूशन लेते हैं। भाई CP बराबर होता है गामा अपॉन गामा माइनस 1 इंटू R। जो स्टूडेंट्स इस रिलेशन के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, उनको लग रहा है कि ये क्या नई चीज़ लिख दी गई है, तो प्लीज़ आप एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है इस पे, जहां इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो 14 चैप्टर है आपका, ये सारे टर्म्स एक्सप्लेन किए हैं। अगर मुझे ये याद नहीं आया तो इस छोटे से क्वेश्चन के लिए मुझे कम से कम 5 मिनट अपने नष्ट करने पड़ेंगे। मैं हिंदी में शब्द यूज कर रहा हूं और वो चीज मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। ठीक, तो अब आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि इसमें वैल्यूज मुझे कैसे डालनी। अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था DQ का, उसी फॉर्मूले को थोड़े से मेकअप के साथ में वापस लिख रहा हूं। होपफुली आप लोग इसको रियलाइज करेंगे। DQ इज इक्वल टू मैं म्यू या n कुछ भी लिख सकता हूं, इसीलिए मैं दोनों चीजें आपको मेंशन कर रहा हूं। DQ इज इक्वल टू NCP डेल्टा टी। क्या मैं इसे एक इक्वेशन बोल दूं? ठीक, दूसरी मैं DU के लिए बात करूंगा NCV डेल्टा टी। कंफर्टेबल? अच्छा भाई, DW हो जाएगा DQ माइनस DU। ठीक है, नाउ यू हैव दिस वैल्यू एंड यू हैव दिस वैल्यू। चलिए पुट कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, n कॉमन ले लेते हैं। ठीक, n CP माइनस CV, बाहर लिया DT। ठीक है, तो DW बराबर हो गया n CP माइनस CV। अच्छा, CP माइनस CV ऐसा कुछ पढ़ा था, किसके बराबर होता है? CP अपॉन CV इज इक्वल टू गामा, CP माइनस CV इज इक्वल टू आर, मेयर्स फॉर्मूला। अब देखिए कितना आसानी से रिप्लेसमेंट हो गया। मैं इस इक्वेशन के बाद सीधे इसे लिखना चाह रहा था, बट देन आई थॉट कि फ्यू ऑफ यू में स्टार्ट फीलिंग बैड कि ये कहाँ से आया, फिर ये टर्म कैसे लिख दिया। तो नाउ आई होप यू ऑल आर गोइंग टू बी कंफर्टेबल। ठीक है, प्रैक्टिस इतनी आपकी होनी चाहिए कि इसे नहीं लिखने की जरूरत पड़े, इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसके बाद मैं सीधा सीधा ये टर्म लिख रहा हूं, DW, देखिए ये वाला टर्म इज इक्वल टू n या म्यू आर डी टी। टारगेट तो यही था ना। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए ध्यान से, कि DQ 100 जूल है। ठीक है, यहां लिख दीजिए इतनी हीट एनर्जी 100 जूल की मैंने दे दी है। तो n dt बराबर हो गया 100 अपॉन दिस CP। कैसे? चलो भाई सोचते हैं। CP और ये वैल्यू 1.4 अपॉन 1.4 माइनस 1, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा गिवन है। उसको जब मैंने सॉल्व किया तो n dt बराबर मुझे मिला 100 अपॉन CP। तो dW बराबर मुझे मिला R 100 अपॉन CP। ठीक है, और अब CP की वैल्यू मैं रिप्लेस कर देता हूं इसमें उठा के। तो इसका नाम अब मैं कर देता हूं, एक दो मैं लिख चुका हूं। सो लेट्स से इट इज 1 2 3। ठीक है, तो इसके लिए हम कह देंगे बाई यूजिंग 3। ठीक, तो बाई यूजिंग 3 CP की वैल्यू जब मैं यहां पे रखूंगा तो मुझे मिलेगा DW इज इक्वल टू 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4 इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए तो ये आपको आ जाएगा 0.4 अपॉन 1.4, 0.4 कैंसिल हो गया, 400 अपॉन 14। सो रफली इट विल गिव यू 28.5 जूल। ठीक,
अब ये वैल्यू अगर हम लोग मैच करें तो हमारा C जो है आंसर आता है। यहां पे क्या किया गया है, बेसिक सी मैथमेटिक्स है, 0.4 इंटू 100 अपॉन 1.4 को सॉल्व किया गया, ठीक है। अब यहां पे कैलकुलेशन अगर आपने फास्ट नहीं करी देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो बिकॉज कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, फाइन, एंड मोर ओवर एक हैबिट बन जाती है। जैसे ही आप मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं, आप चार्ज की बात करते हैं, आप इलेक्ट्रॉन मास, प्रोटॉन मास की बात करते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्लैंक कांस्टेंट आता है, एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दीज नंबर्स, आप नंबर्स को देखेंगे, नंबर्स आपको देखेंगे, तो ये चीज हमें प्रैक्टिस के टाइम पे ही रिमूव कर लेनी है, ठीक। एडवांस लेवल के क्वेश्चन में यही एक डिफरेंस है। देखिए क्वेश्चन तो सिंपल सा था, लेकिन कई सारे स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व रहे, ठीक है। मेंस लेवल का क्वेश्चन आप देखो, हार्डली 1 या 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। तो अपनी प्रैक्टिस को प्लीज इस डायरेक्शन से भी तैयार रखिएगा। एंड मोर ओवर इंपॉर्टेंट इज कि एडवांस लेवल के एग्जाम में कभी भी टाइम जो है वो एक फैक्टर नहीं होता है। या तो क्वेश्चन समझ में आता है या नहीं आता है, टाइम इज नॉट अ प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग अराउंड 25 मिनट्स फॉर दीज 5 क्वेश्चंस। हाँ, मेंस के एग्जाम में जरूर आपका टाइम एक फैक्टर हो जाता है। लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट इज वंस अगेन इन द सेम कैटेगरी ऑफ ओनली वन ऑप्शन करेक्ट। चलिए, ये एक बड़ा प्यारा सा रिलेशन है जो 11th क्लास में शुरुआत में ही आपको जब पढ़ाया जाता है आप इसको ड्राइव करते हो, भूल जाते हैं बच्चे नॉर्मली। मैं अगर आपको सजेस्ट करूं इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप वीडियो पॉज करके ऑनेस्टली ट्राई करिए, अराउंड 60% बच्चों को प्रॉब्लम आएगी। और पलट के नोट्स आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ओहो, इसको यहां पे पढ़ा हुआ है। चलिए देखते हैं। द एनर्जी डेंसिटी, सबसे पहली बात तो ये टर्म ही प्रॉब्लम कर देता है। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज हो रहा है। आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में जब हुक्स लॉ की बात करते थे वहां भी हम लोग एनर्जी डेंसिटी को डिफाइन करते थे, ठीक है, ऑफ एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी, एक्चुअली ये टर्म गिवन नहीं था, मैंने ये डेलिबरेटली इसलिए रख दिया सो दैट आप लोगों को ना ज़्यादा सोचना ना पड़े। वैसा सिर्फ मुझे लिखना चाहिए था कि द एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस इज रिलेटेड टू इट्स प्रेशर P एज, बट मैंने ये मेंशन कर दिया यहाँ पे सो दैट थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो चलो हम लोग निकालते हैं कि इस एनर्जी डेंसिटी को हम कैसे पता कर सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी क्या है, पहले तो मैं वो लिख देता हूँ। ये बहुत जगह कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है तो प्लीज थोड़ा सा कंफर्टेबल रहिए। एनर्जी डेंसिटी, जहां कहीं डेंसिटी की बात की जाए वह वॉल्यूम तो किसी न किसी तरीके से आएगा। एनर्जी अपॉन, ये बेसिक फॉर्मूला अगर हम लोग थोड़ा सा रिकॉल रखेंगे ना तो कई बारी अगर क्वेश्चन मुझे नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो भी शायद मैं उसको ट्राई करूं और वो निकल जाए, ठीक है। आइए, अगर मैं U निकाल लूं और V के बारे में कंफर्म कर लूं तो उन दोनों का रेशियो ही मुझे बता देगा कि भाई क्या होना चाहिए प्रेशर के टर्म में, ठीक। तो U अभी अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही मैंने लिखा था NCV डेल्टा T। अगर आप लोग म्यू CV डेल्टा T लिखने में कंफर्टेबल हैं तो प्लीज रख लीजिएगा। अच्छा, अब सोचिए एक टर्म और लिखते हैं, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं NFR, वैसे तो मुझे डायरेक्ट वैल्यू लिख देनी चाहिए थी। अब जरा एक चीज बताइए, क्या कहीं ये चीज मेंशन है कि मुझे F की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए? तो आप बोलोगे कि सर मोनो एटॉमिक है, तो मोनो एटॉमिक का मतलब तो ये हो गया कि F को मुझे 3 रखना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जब प्रैक्टिस करें तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। सो N3/2R इंटू, अच्छा ये वैल्यू आ गई मेरी एनर्जी की। अब U/V अगर मुझे निकालना है और ज्यादा मुझे इसमें कॉम्प्लिकेटेड वो नहीं करना है स्ट्रक्चर, तो मैं सीधा रखूंगा NR/dt अपॉन, किया क्या है मैंने दोनों तरफ राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पार्ट में दोनों तरफ V से कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक। तो मुझे मिल गया 3NRT/2V। अब ये खुद किसके बराबर है, तो अगर मैं कहूं
जबकि ये इसके बराबर है, तो मैं जानता हूं आप में से 80% लोग कहेंगे कि हम इससे कंफर्टेबल नहीं हैं। अच्छा, एक चीज सोचिए, PV बराबर nRT था, ठीक? क्या इस रिलेशन से, ये है क्या बेसिकली आइडियल गैस इक्वेशन, तो क्या इस रिलेशन से मैं ये नहीं लिख सकता हूं टर्म्स को अरेंज करके? मैंने किया क्या है, सिर्फ इन्हीं का तो मेकअप किया, बाकी 3/2 तो अपनी जगह पे एज इट इज रह गया। यहां से देखिए आप, P इज इक्वल टू क्या आएगा, मुझे nRT/B रख दिया। आप कहोगे सर ये dt है, यहां पे T है। अरे भाई वो डिफरेंस की बात है, क्वांटिटी तो टेम्परेचर ही है ना। तो अगर मैं अब इसको देखूं तो कौन सा आंसर मेरा करेक्ट आएगा भाई? तो आंसर मेरा सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि B जो है वो करेक्ट आंसर है। अब अगर आप रियलाइज कर सको तो ये रिजल्ट हम लोगों ने जब बहुत इनिशियल स्टेज पे क्लास 11th में चैप्टर को पढ़ रहे थे उस वक्त किया था, ठीक है। कई बारी क्वेश्चंस को डायरेक्ट किसी कॉन्सेप्ट से उठा के पूछा जाता है जस्ट टू चेक कि आप कितना सीरियसली रिवाइज कर रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है कि एटलीस्ट अ गुड टेक्स्ट बुक, आपकी एनसीईआरटी भी बहुत अच्छी बुक है, जो कि कंपटीशन के बेस पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका बेस तो वही है, तो उसको भी थोड़ा सा करते रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3, काफी बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन बी श्योर मुश्किल नहीं है, आसान है। इसमें खासियत यह है कि मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं, होंगे ही होंगे ऐसा नहीं है, मे बी पॉसिबल, ठीक। चलिए, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट an ideal gas is found to obey a condition p square upon rho is equal to constant, जहां rho डेंसिटी है। नॉर्मली हम लोग इस रिलेशन को v के साथ देखने के लिए कंफर्टेबल हैं। वी आर हैबिचुअल ऑफ कंसिडरिंग दीज इक्वेशंस विद v, वॉल्यूम। जब डेंसिटी के टर्म में दिया गया तो कहीं ना कहीं मास और वॉल्यूम का रिलेशन आ रहा होगा, ठीक, वैसे सोच के चलिएगा। ये कंफ्यूजन ना करें, इसके लिए मैंने ये टर्म लिख दिया कि ये डेंसिटी है, ठीक है। द गैस इज इनिशियली एट टेम्परेचर T, ओके, प्रेशर P एंड डेंसिटी रो। इसको मैं ऐसे भी कह सकता था, इनिशियली द गैस इज एट टेम्परेचर T, प्रेशर P एंड वॉल्यूम V, बट मैंने थोड़ा सा उसको ट्विस्ट किया है। द गैस एक्सपेंड्स सच दैट डेंसिटी चेंजेस टू रो बाई 2। तो अगर गैस का एक्सपेंशन इस तरीके से हो रहा है कि उसकी डेंसिटी हाफ हो जा रही है इनिशियल की, तो अब मुझे यह पता करना है कि भाई ये 4 में से जो ऑप्शंस गिवन हैं वो क्या हो सकते हैं, है ना। अब वेरिएशन के लिए मैं बताऊं, एक तो रिजल्ट आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, ठीक, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जब जरूरत पड़े फिर से लिख देते हैं इसको x, तो आप इसको x को कंपेयर कर लीजिए। दूसरा, इस क्वेश्चन में डेंसिटी अगर हाफ हो जा रही है तो P और T पे क्या फर्क पड़ रहा है, बेसिकली वो पता लगाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो हम लोग उस डिस्कशन को जो गिवन है उसी से शुरुआत करते हैं। गिवन P स्क्वायर अपॉन रो इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन मैंने रखी है PV की पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। अब देखिए, अगर मैं ये लिखूं कि रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v, तो मुझे लगता है आप में से किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फाइन, रिलेशन क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब गैस का मास तो हमने रख लिया कि भाई आइडियल गैस है तो वो कांस्टेंट रहेगा। सो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v, तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि P स्क्वायर v इज इक्वल टू कांस्टेंट मानते हैं? सोच लीजिए, ठीक, रिप्लेस किया बस। तो बेसिकली ये रिलेशन इस रिलेशन से मुझे सीधे सीधे मिल गई है, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट लिख लेता ना तो आप में से बहुत सारे लोगों की आईज जो है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती। तो नाउ एटलीस्ट आई कैन राइट डाउन कि भाई P स्क्वायर v इज इक्वल टू, x की वैल्यू मुझे तो 1 दिखाई दे रही है यहां से, ठीक है। अच्छा, PT बराबर भी तो कांस्टेंट होगा फिर, और T स्क्वायर अपॉन v बराबर भी कांस्टेंट होगा,
फाइन। तो रो बिकम्स 1/2, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो रो बिकम्स 1/2, तो इसका मतलब हो गया कि t जो है वो √2 टाइम्स हो जाएगा। यहां मैंने ना जानबूझ के 2 स्टेप्स जंप किए हैं। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, अपने हर ऐसे वीडियो में मैं आपको फोर्स करता हूं वर्कआउट करने के लिए। तो वैसे तो सीधा सीधा दिख रहा है, बट मैंने ये डायरेक्टली लिखा है कि फिर t जो है वो √2 टाइम्स हो जाएगा, और p जो है, मैं करीब में ही रहता हूं, इसे हटा के यहीं लिख देता हूं, ज्यादा दूर जाऊंगा तो फिर क्वेश्चन दिखना बंद हो जाएगा। t अगर इतने के उसमें आएगा चेंज, तो भाई इसका चेंज इतने टाइम्स हो जाएगा, है ना। बराबर नहीं लिखना चाहिए मुझे, ऐसे कर देना चाहिए, ठीक। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर हम देखना शुरू करें कि तो प्रेशर ऑफ द गैस चेंजेस टू √2p टाइम्स, नहीं जी, साफ साफ दिख रहा है √2 टाइम्स नहीं है, ठीक है। तो अगले पे आते हैं, टेम्परेचर ऑफ द गैस चेंजेस टू √2 टाइम्स, ठीक है जी, हमने किया हुआ है, तो बी जो है मेरा करेक्ट ऑप्शन है। सी देखिए, ग्राफ ऑफ एबव प्रोसेस ऑन द पीटी डायग्राम इज पैराबोला, जी नहीं, द ग्राफ ऑफ द एबव प्रोसेस ऑन द पीटी डायग्राम इज हाइपरबोला, करेक्ट है, ठीक है। रिलेशन देख लीजिए, आपके सामने दिख रही है। तो बेसिक ये है कि हम लोगों ने सिर्फ फंडामेंटल चीजें कंसीडर करी और उसके थ्रू हमें हमारे आंसर्स मिलते चल रहे हैं। And one more interesting aspect of these questions is that at any point of time, solutions is also available with our means material that we are providing you on mesostudy.com. So detailed solution we are providing you. So at any point of time, if you have any difficulty, you can go through with the solutions. Fine. Over here, I am just trying to force you up to some extent कि लेट्स ट्राई टू वर्क आउट, कि अगर टीचर ने मेरे बोला कि सी ऑप्शन नहीं होगा, तो चलो हम लोग चेक करते हैं क्यों नहीं होगा। मैंने स्टेप्स दिखा दिया आपको, जो रिजल्ट्स थे वो शो कर दिए। अब जैसे ये पहला वाला था कि प्रेशर ऑफ द गैस इतना नहीं होगा, वो मैंने लिखा ही हुआ था, ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 4। भाई ये क्वेश्चन ना कहना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट यू आर गेटिंग मार्क्स, फ्री ऑफ कॉस्ट। एटलीस्ट मेंस और नीट एग्जाम के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडवांस एग्जाम में मैंने इसलिए इसको इस तरह रख दिया, एडवांस के एग्जाम में वैल्यू पूछी जाती है। वैल्यू तब आप बता पाएंगे व्हेन यू आर कैपेबल टू रिकॉल बैक द फॉर्मूला। और फॉर्मूले कहां हैं, तो ये देखिए यहां पे सारे के सारे फॉर्मूले मेंशन हैं, ठीक। अगर मुझे ये फॉर्मूले याद हैं, मैं ये मैट्रिक्स मैच कर दूंगा। अगर मुझे ये फॉर्मूले याद नहीं है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि नहीं हो पाएगा, प्लीज आगे जाएं। लेकिन अगर फॉर्मूला आप इसका नहीं याद कर पा रहे हैं, इसका मतलब है देयर इज सीरियस फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल कि ये फंडामेंटल रिजल्ट्स आपको टिप्स पे रहने चाहिए। ये रिजल्ट्स प्रॉब्लम मतलब ज्यादा डीप एंड प्रॉब्लम। चलिए, कोई इसमें समझाने लायक मेरे चीज नहीं है, एक आध कोई वो देख लेते हैं, हालांकि आंसर में मेंशन कर दूंगा। अब जैसे स्पीड ऑफ साउंड है, आपको याद होगा कि पहले न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था, फिर उन्होंने क्या कहा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। लैप्लास ने करेक्ट करके क्या बोला कि नहीं, दिस इज नॉट आइसोथर्मल प्रोसेस बट इट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर आप देखिए तो मोनो एटॉमिक गैस का गामा कितना होता है, 3/2, ठीक। तो गामा RT/m होता है। अब आप सोच लीजिए कि मुझे क्या लगाना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही RMS स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ये रिजल्ट्स हैं सारे। अब मैं यहां पे सिर्फ इनका वो लिख देता हूं, जैसे स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, देख लीजिए आपके सामने है रिजल्ट, ठीक। उसके बाद बी आता है, बी का मतलब हो गया रूट मीन स्क्वायर स्पीड। आपको लगता है मुझे कुछ बताने की जरूरत है, ये वाला हो गया। एवरेज स्पीड ये वाला हो गया, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये वाला हो गया। ये रिजल्ट्स प्लीज याद रखिए। इस क्वेश्चन को इस पर्टिकुलर स्लाइड में डालने का मेरा सिर्फ यही पॉइंट था कि कहीं ना कहीं आप लोग रिवीजन प्रोसेस में हमेशा ये बोलते हैं स्टूडेंट्स, जो मेरा इंटरेक्शन है, कि फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। लिख लिख के प्रैक्टिस करिए,
इसको ड्राइव नहीं कर पाएंगे आप एग्जाम में। ध्यान रखिए, क्वेश्चन इसके बेस पे आएगा और कोई एक फॉर्मूला यूज करना होगा और फिर वहां आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना इंटीजर टाइप, इन्होंने काफी प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है, खास करके 2018 के एग्जाम में। तो तब से मैं ये सजेस्ट करता हूं हमेशा स्टूडेंट्स को, यू शुड बी वेरी केयरफुल फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब जैसे क्वेश्चन है कि एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सेंटेंस अपने आप में ही कंफ्यूजन क्रिएट करना शुरू कर देगा। रोटेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या मॉलिक्यूल्स का रोटेशनल मोशन होता है? कम ऑन। मोनोएटॉमिक ट्रांसलेटरी, डायएटॉमिक 5 डिग्रीज, 3 ट्रांसलेटरी 2 रोटेशनल। हो गई बात। इन n moles of nitrogen, nitrogen N2, अच्छा, at temperature of T Kelvin is x nRT। आपको वैल्यू पता करनी है x की, ये जानते हैं इस तरीके से लिखा गया है, सॉरी मैं हट जाता हूं, x nRT। ये n तो आपका म्यू है ना, जो नंबर ऑफ मोल्स के लिए यूज करते हैं। अच्छा, जरा मैं यहां पे शॉर्टकट मेथड में आपको कुछ बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये सेंटेंस मैंने अभी बोला था, एक्चुअली मेरे माइंड में चल रहा था मोनोएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक के लिए रोटेशनल 0, मगर N2 क्या है? ठीक है, तो उस कंसिडरेशन से जब मैंने इसको कंसीडर किया तो FR का मतलब जानते हैं, F का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम, FT का मतलब है ट्रांसलेटरी, वो तो 3 ही रहेगी, FR का मतलब है रोटेशनल, और हायर टेम्परेचर पे इसमें वाइब्रेशनल भी आती है, ध्यान रखिएगा। सो N2 का मतलब है FR बराबर हो गया 2, ठीक। अब UR बराबर हो गया NFR/2 इंटू RT। जस्ट लाइक अ सॉन्ग, ट्राई टू रिकॉल दीज फॉर्मूले, ठीक, सॉरी, ठीक है। आंसर तो मुझे अभी भी नहीं मिला, nRT मिल गया, x nRT था। आइए मुझे मत देखिए, रिलेशन देखिए, एक्सेप्टेबल, ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, आई हैव नथिंग टू डू, नंबर ऑफ मोल्स, प्रॉब्लम किसकी थी? सिर्फ x की, निकल गया, ठीक है। हाँ, एक चीज हो सकती थी, अब यहीं पे जरा डिफरेंस सोचिए आप। अगर मैं ये सीधे नहीं लिखता तो मैं क्या कहता कि भाई नाइट्रोजन एक डायएटॉमिक गैस है, तो उसमें 3 डिग्रीज ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन हो गए, 2 डिग्री रोटेशनल मोशन हो गए। मैंने डायरेक्ट वो लिखा, एक स्टेप में वैल्यू डाली और मेरे पास आंसर है। अच्छा, यहां से अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि टेम्परेचर के लिए मैंने ये U क्यों यूज किया, तो याद करिए, एक गैस के लिए उसकी जो एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जो भी आप कहो, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। मोनोएटॉमिक गैस के लिए तो एनर्जी उसकी टोटली फंक्शन ही है टेम्परेचर का। फाइन, सो प्लीज इन चीजों को स्किप आउट मत करिए। इससे ज्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं करूंगा, अदरवाइज यू आर गोइंग टू slightly disturb. Just keep revising these type of questions, not exactly these questions. And if possible, run the video, read the question, pause the video, think from your side, try from your side. उसके बाद आप देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक यही मेथड है, there are so many methods possible. Fine. So saying thanks to all of you for watching this video. Take care of yourself. Have a nice time.